इस क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ वीक्स वर्क फॉर 3 एम्प्लॉयज। 3 लोगों के एक हफ्ते के काम के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। सही है। एम्प्लॉय ए बी सी आउटपुट इन यूनिट्स 160, 276 और 68। टाइम अलाउड यानी कि जितना उनको वक्त दिया गया है ये काम करने के लिए, आवर्स पर यूनिट 0.5, 0.25, 0.75। टाइम अलाउड का मतलब स्टैंडर्ड आवर्स वर्क। ठीक है। बेसिक आर्ली वेज रेट 80, 100, 70 आवर्स वर्क एज डायरेक्ट लेबर, आवर्स वर्क एज इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर में फर्क क्या है? डायरेक्ट लेबर क्या होता है? प्रोडक्ट का पार्ट बनती है। अच्छा, और इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनती है। हाँ, ट्रेसेबल नहीं होती है, यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है ना वो मेरा ओवरहेड होता है ना। हमारे पास जो कॉस्ट के एलिमेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। जब इन तीनों को हम ऐड करते हैं ना तो बनती है प्राइम कॉस्ट। 3 एलिमेंट्स होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को ऐड करते हैं तो बनता है ओवरहेड, और हम इन सबको ऐड कर कर ही प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट अमूमन ओवरहेड्स में शामिल होती है, और इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो है उसको हम ओवरहेड्स का पार्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि वर्कर एक ही है, वो कुछ टाइम एज अ डायरेक्ट लेबर काम करता है, कुछ टाइम इनडायरेक्ट लेबर काम करता है। यानी कि लेट से एक फैक्ट्री है जिसमें कार्स प्रोड्यूस होती हैं, तो चौकीदार जो है वो दिन के टाइम जो है वो गाड़ी के प्लांट पर काम कर लेता है, गाड़ियाँ बना लेता है, रात को गेट पे चौकीदारी कर लेता है। जब वो चौकीदारी करता है तो वो गाड़ी नहीं बना रहा होता है, इनडायरेक्ट लेबर होता है, ओवरहेड्स में जाएगी उसकी तनख्वाह। और जब वो दिन के टाइम जो है वो गाड़ियाँ भी बना रहा होता है तो वो डायरेक्ट लेबर में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, ए बी सी 3 लेबर हैं। ठीक है। द नॉर्मल वर्किंग वीक इज़ 42 आवर्स। नॉर्मल वर्किंग वीक का मतलब ये है कि किसी ने भी 42 आवर्स से ज़्यादा काम किया तो वो ओवर टाइम की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास लेट से ए है, बी है और सी है। अगर मैं ए की वर्किंग करता हूँ, ए ने टोटल कितनी देर काम किया? ए ने टोटल कितनी देर काम किया? ए ने टोटल 48 आवर्स काम किया। जब इसने टोटल 48 आवर्स काम किया, ये इसके टोटल आवर्स हैं या आवर्स वर्कड हैं, और जो नॉर्मल आवर्स दिए हुए थे वो थे 42 आवर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है ना उसने कितने घंटे का ओवर टाइम किया? 6 घंटे का। 48 माइनस 42, 6 घंटे का ओवर टाइम किया। अच्छा, बी जो है उसने कितनी देर काम किया? 54। आम हालत में 42 करना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि इसने कितनी देर ओवर टाइम किया? हाँ, क्या हो गया? 12 घंटे ना। अच्छा, सी जो है, सी ने कितनी देर काम किया? सी ने 42 आवर्स काम किया। अच्छा, सी ऐसा था कि वो डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर दोनों कैटेगरीज में आ रहा था। ठीक है। और नॉर्मली उसको बोला क्या गया था? 42 आवर्स। तो उसने ओवर टाइम किया? नहीं, ओवर टाइम नहीं किया। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है फॉर द फर्स्ट 6 आवर्स ओवर टाइम इज पेड एट 50% अबव द नॉर्मल रेट। अगर कोई भी बंदा 6 घंटे तक ओवर टाइम करेगा, या ओवर टाइम में से पहले 6 घंटे के ओवर टाइम के लिए जो कंपनसेशन दी जाएगी वो आपको नॉर्मल से 50% ज़्यादा पर दी जाएगी। अब ए जो है, ए को नॉर्मली हम 80 देते हैं, तो जब वो ओवर टाइम करेगा 120 देंगे। 120 में से 40 क्या होगा? प्रीमियम होगा। ठीक है। ए की जो नॉर्मल तनख्वाह है, ए का जो नॉर्मल रेट है वो 80 है, तो ए का जो ओवर टाइम रेट होगा, अगर वो 6 घंटे से कम ओवर टाइम करता है तो एप्लीकेबल रेट 120 रुपये होगा, क्योंकि 80 का 50% 40 बनता है, 40 और 80 120 बनता है। इसी तरह से बी का नॉर्मल रेट जो है वो 100 है, सी का नॉर्मल रेट जो है वो 70 है। अच्छा, सी जो है उसने तो ओवर टाइम किया ही नहीं है, उसको तो छोड़ ही दो।
बी जो है उसने 12 घंटे ओवर टाइम किया है, तो पहले जो 6 घंटे होंगे उसका रेट होगा 150। और आगे लिखा हुआ था कि एनी फर्दर ओवर टाइम इज एट डबल द नॉर्मल रेट। डबल द नॉर्मल रेट यानी कि अगर कोई ओवर टाइम करेगा 6 घंटों के बाद तो उसका जो रेट है वो हो जाएगा बी के लिए 200 का रेट। ठीक है, नॉर्मल 100 था, उसका डबल 200 बन गया। उसको 150 रुपए भी मिलेंगे, 200 रुपए भी मिलेंगे? नहीं, उसको 200 देखो उसने लिखा हुआ है, अगर जुमला पढ़े हम, फॉर द फर्स्ट 6 आवर्स, ओवर टाइम के पहले 6 घंटे ओवर टाइम के, ओवर टाइम इज पेड एट 50% अबव द नॉर्मल रेट। अब उसने मिलाकर टोटल 12 घंटे ओवर टाइम किया है, उसमें से पहले 6 घंटे का ओवर टाइम का जो रेट होगा वो 150 रुपए होगा। एनी फर्दर ओवर टाइम यानी कि उसके बाद वाला ओवर टाइम, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां घंटा, ये जो 6 घंटे होंगे उसके लिए इज पेड एट डबल द नॉर्मल रेट। उसके लिए जो है वो नॉर्मल से डबल रेट पे यानी कि 200 रुपए के हिसाब से पेमेंट होगी। ठीक है, बोनस इज पेड एट 3/5 ऑफ द नॉर्मल रेट फॉर द आवर सेव्ड। अगर कोई मजदूर घंटे बचाता है, सेविंग करता है घंटों की, तो उसको बोनस पे किया जाता है। अब देखो बोनस जो होता है ना वो आपकी नॉर्मल तनख्वाह से ज्यादा होता है, मतलब बोनस जो होता है वो उसका नॉर्मल तनख्वाह से कोई लेना देना नहीं है। बोनस इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। आप ओवर टाइम करो, नॉर्मल काम करो, बोनस इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, वो एक सेपरेट चीज़ है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई बोनस छोड़ दो, अभी बोनस के अलावा तनख्वाहें कितनी बनेंगी। एक ही तनख्वाह बोनस के बगैर क्या होगी, 42 इंटू 80 और 6 इंटू 120, कितना आता है? हाँ, 4080। अच्छा, बी के लिए 42 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 150 प्लस 6 इंटू 200, 6300। सी के लिए 42 इंटू, सही है, 42 इंटू 70, 2940। देखो ये तो इनकी तनख्वाह हो गई, बोनस एक अलग चीज है, बोनस के अलावा इनकी तनख्वाहें ये बनती हैं, उनको बोनस मिलेगा। अब हम बोनस पर आते हैं। बोनस इज पेड एट 3/5 ऑफ द नॉर्मल रेट फॉर द आवर सेव्ड। अगर कोई नंबर ऑफ आवर्स बचाएगा तो उसको बोनस मिलेगा, और उसका बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, नॉर्मल रेट का 3/5। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि बोनस के लिए एलिजिबल है भी कोई या कोई एलिजिबल ही नहीं है। एक ही बात करते हैं पहले, ए ने कितने यूनिट्स बनाए, 160। कंपनी ने ए को ये बोला हुआ था कि देखो तुम 160 यूनिट्स बनाओ और हमारे हिसाब से एक यूनिट आधे घंटे में यानी कि 0.5 आवर्स में बनना चाहिए, है ना। यानी कि हम एक काम करते हैं ना कि जो ए है, बी है और सी है, हम एक चीज लिखते हैं आवर्स अलाउड। अलाउड आवर्स का मतलब ये है कि ए को ये कहा गया था 160 चीज़ें बनाओ, हमारे हिसाब से एक चीज़ आधे घंटे में बननी चाहिए, ये लिहाजा ये काम 80 घंटे में कर लेना चाहिए, तुम्हें 80 घंटे में होना चाहिए ये काम जो हम तुम्हें दे रहे हैं। अब ए ने काम कितनी देर किया, 48 घंटे, ऐसा ही है ना। देखो कंपनी के हिसाब से 160 यूनिट्स जो है वो आधे घंटे के हिसाब से 80 घंटे में बनने चाहिए, लेकिन ए ने टाइम लिया कितना, सर ए ने तो सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स लिए, तो क्या इसने कंपनी के घंटे नहीं बचाए ना। ए ने 32 आवर्स सेव किए, आवर्स सेव्ड। वापस से पढ़ते हैं, देखो कंपनी ने बोला हुआ था 160 चीजें बनाओ, हमारे हिसाब से एक चीज आधे घंटे में बनती है, यानी कि तुम ये काम 80 घंटे में कर लेना। उसने सारा काम खत्म कर दिया 48 आवर्स में, तो 32 घंटे बचा लिए ना।
अब बी की बात करते हैं। 276 इंटू 0.25 कितना बनता है? 69 आवर्स बनता है। बी ने कितनी देर काम किया है? 54 आवर्स काम किया। तो क्या इसने टाइम बचाया कंपनी का? 15 घंटे इसने बचाए कंपनी के। सेविंग है इसकी नंबर ऑफ आवर्स में। सी को बोला था 68 यूनिट्स बनाना है, एक यूनिट 0.75 आवर्स में बनता है। तो कितने घंटे में बने सारे यूनिट बनने चाहिए? कंपनी के हिसाब से इसको जो काम दिया है यूनिट्स बनाने का वो 51 आवर्स में हो जाना चाहिए। इसने कितनी देर में किया? इसने 30 घंटे में किया। ठीक है, इसने 30 घंटे में कैसे किया? 12 घंटे तो वो चौकीदारी करता था, तो कंपनी ने उसको तो चौकीदारी के अलग पैसे देने हैं ना। इसने जो काम करा वो 30 घंटे करा। इसका मतलब इसने कंपनी के कितने घंटे बचाए? 21 घंटे बचाए। अच्छा, एप्लीकेबल रेट कैसे आएगा? सवाल बोलता है कि जो नॉर्मल रेट था उसका 3/5 लेना। तो सवाल अगर बोलता है कि नॉर्मल रेट का 3/5 लेना, तो 3/5 लेने का मतलब क्या हो गया? 80 का 3/5 कितना होता है? 48 इसका रेट होगा। इसके बाद 100 का 3/5 कितना होता है? 60 इसका रेट होगा। इसके बाद 70 का 3/5 कितना होता है? 42 इसका रेट होगा आखिरी वाले का। ठीक है, अब बता दो भाई बोनस क्या बनता है इन लोगों का? 1536। फिर बी का 60 और 90, 60 और 15 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आसान सी कैलकुलेशन है, 900 रुपये। 60 का रेट है, 15 घंटे है, 10 से 600 बनते हैं, 5 से 300 बनता है। हाँ भाई 42 882 ये बोनस हो गया। अब इनकी टोटल तनख्वाहें जो ये घर लेकर गए होंगे वो क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल ए की अगर बात करेंगे तो 4080 और 1536। बी के लिए 6300 और 900। सी के लिए 882, 2940 और 882 लिख देता हूँ, 2940 और 882। चलो जी बता दो। ए क्या आ रहा है? 5616। फिर बी का क्या आ रहा है? ठीक है, 3822। यार देख लो, सिर्फ पिक्चर ले लो, क्योंकि क्लास पे जो है ना वो मुझे डबल एंट्रीज का भी एक सवाल करवाना है ना, वो हो नहीं पाएगा ना, बी पार्ट ना। हाँ, इसके अलावा ये हैंडआउट तो आप लोग कर लेना, इसके अलावा कुछ लेबर कॉस्टिंग के हैंडआउट्स में भेज दूंगा, वो देख लेना ज़रूर।
ठीक है जी, चलो जी पार्ट बी पर आते हैं। फिर इसके बाद बढ़िया कीजिएगा, थोड़ा बड़ा कीजिएगा, डिटेल में कीजिएगा। पार्ट ए में कोई मसला है? पार्ट ए तो सही है ना, पार्ट बी भी इसी तरह करेंगे। हाँ हाँ डिटेल में करेंगे। अच्छा देखो पार्ट बी में लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज समरी ऑफ पे रोल ऑफ LMN फैक्ट्री लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ फैब 2014। सबसे पहले बेसिक सैलरी 4,20,000 है। अलाउंसेस 147,000 है। अलाउंसेस भी आपकी सैलरी ही होती है, अलग तरह के अलाउंसेस मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि किसी तरह की कोई गाड़ी हो गई, या पेट्रोल का अलाउंस हो गया, फ्यूल अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया। ठीक है, तो टोटल ग्रॉस सैलरी 567,000 रुपीज़ बन रही है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद कुछ डिडक्शंस हैं। सबसे पहली डिडक्शन है लोन्स टू स्टाफ 13,000। यानी कि ये जो बंदा है इसको पहले कभी लोन दिया होगा। जब लोन दिया होगा ना, जब लोन दिया होगा तब एंट्री क्या पास की होगी? जब लोन दिया होगा कंपनी ने ना, तब कंपनी ने एंट्री पास की होगी एडवांस टू एम्प्लॉई, एडवांस टू एम्प्लॉई क्रेडिट 13,000, और बैंक से पे किया होगा तो बैंक क्रेडिट 13,000। नहीं, अकाउंट्स रिसीवेबल तो हमारे कस्टमर के लिए होते हैं ना, कस्टमर थोड़ी है, ये तो वर्कर है। इसने 13,000 रुपये जो है वो एडवांस में ले लिए थे, कोई ज़रूरत होगी तो वो मेरा एसेट था, क्योंकि मैंने एडवांस दिया था और बैंक से गए थे पैसे, तो बैंक को क्रेडिट किया हुआ था, ये हुआ हुआ था। अब इसकी जब सैलरी इसको पे कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं भाई तुमने वो एडवांस दिया था ना, वो एडजस्ट करवाओ। ये एंट्री अभी की नहीं है, ये पहले पास हुई होगी। इनकम टैक्स 15,500 विद होल्डिंग टैक्स वगैरह होगा, उसकी डिडक्शन हो गई। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, जब हम एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के लिए पैसे डिडक्ट करते हैं और वो जब वो रिटायर होते हैं तब उसको मिलते हैं। द कंपनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे द फॉलोइंग, कंपनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे द फॉलोइंग, कंपनी को ये चीजें भी पे करनी थी। कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड विच इज इक्वल टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, कंपनी भी अपनी जेब से प्रोविडेंट फंड में 35,000 रुपए डालेगी। 5% ऑफ द बेसिक सैलरी टू अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो 5% ले लो बेसिक सैलरी का, 4,20,000 का 5% कितना होता है? 21,000 रुपये होता है। अच्छा, टू अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या मतलब हुआ? देखो जिस तरह से फॉर एग्जांपल 2003-4-5 में जब वो नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज़बरदस्त ज़लज़ला आया था, तो गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट करी थी, मुझे जो याद पड़ता है उसमें ये था कि जितने भी लोग काम करते हैं ना, उनकी जो तनख्वाह बन रही है कंपनीज उसका 1% हमें दे, और वो हम एज अ डोनेशन जो है यूज़ करेंगे अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए।
तो इसी तरह से कोई ऐसी बात हो सकती है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट बोल दे कि आपके लोगों की जितनी भी बेसिक सैलरी बनेगी हम नहीं जानते, उसका 5% जो भी बनता है वो आप हमें दोगे अलग से, हम XYZ पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो अब कंपनी के लिए तो ये भी एक खर्चा हो गया, कंपनी के लिए तो ये भी एक एक्सपेंस हो गया। अब सवाल है पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी पेरोल कॉस्ट। जी हाँ हाँ, टैक्स वगैरह तो वो अलग चीज़ है ना, ये टैक्स से हट के अलग है। पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी पेरोल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ फैब। सबसे पहले अगर पेरोल कॉस्ट की हम एंट्रीज पास करें तो हम एक्सपेंस डेबिट करेंगे, एक्सपेंस डेबिट करेंगे 567,000 से, और पेरोल पेएबल, पेरोल पेएबल, पेरोल पेएबल क्रेडिट कर देंगे 567,000 से। ये पहली एंट्री हो जाएगी ग्रॉस अमाउंट की। अच्छा, जो एक्सपेंस मैंने डेबिट किया है उसकी डिटेल्स हो सकती हैं, WIP डेबिट हो सकता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट हो सकता है, वेजेस डेबिट हो सकता है, कुछ कंपनी सैलरी अलग से डेबिट करती हैं, अलाउंस अलग से डेबिट करती हैं, तो ये एंट्री भी हो सकती है। सैलरी डेबिट 4,20,000, अलाउंसेस डेबिट 147,000, लेकिन जो भी हो घूम फिर कर एक्सपेंस है। ठीक है, हाँ बोलो। नहीं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है ग्रॉस सैलरी, लिखने की ज़रूरत जनरली होती नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, डिडक्शंस की एंट्री पास होती है। इसकी तनख्वाह से 13,000, 15,500 और 35,000 रुपये डिडक्ट करे हैं, तो अगली एंट्री पेरोल पेएबल अब डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना, और क्रेडिट क्या होगा, लोन टू स्टाफ क्रेडिट हो जाएगा, इनकम टैक्स क्रेडिट हो जाएगा, और उसके बाद जो है ना एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट हो जाएगा 13,000, 15,000 और 500 और 35,000। इनका सम कितना बनता है? 5,03,500। नहीं, वो तो नेट कितना बन रहा है? 63,500, सॉरी। ठीक है, ये आपकी डिडक्शंस है। ठीक है, अच्छा अब आप करो, अब आपके पास पेमेंट होगी ना, अब आपके पास पेमेंट होगी। पहले तो इस वर्कर को पे कर देते हैं, बाकी जो पेमेंट्स हो रही हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली और XYZ वो अलग से देख लेते हैं। इस वर्कर को जो पेमेंट होगी, आप 567,000 में से 63,500 माइनस करो, 567,000 में से 63,500 को माइनस कर दो, ठीक है। वो इस बंदे को अगर पे हो जाते हैं तो पेरोल पेएबल फर्दर डेबिट हो जाएगा 503,500 से, और अगर बैंक से इसकी पेमेंट हो गई है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 503,500 से। ठीक है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट जो सॉरी कंपनी है वो कुछ पैसे अपनी तरफ से प्रोविडेंट फंड में जमा करवाएगी और कुछ पैसे जो है वो गवर्नमेंट को दे देगी। ठीक है, हाँ बनेगी ना, हमें गवर्नमेंट को भी तो पेमेंट करनी है। ये 3 एंट्रीज पे अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये तो मैंने जो नेट सैलरी थी ना उसको पे ऑफ कर दिया। ठीक है, नेट सैलरी थी उसको मैंने पे ऑफ कर दिया। हाँ, तो फिर वो डिडक्शंस में आ जाती। यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना, द कंपनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे। माइनस करेंगे, हाँ हाँ माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भाई जो हमारी कंपनी है उसका एक और एक्सपेंस है, ठीक है ना, और वो है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू फंड। वो है कितना, 35,000, ये भी एक्सपेंस है। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक्सपेंस फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो कितना है, 21,000। ठीक है, इसके अलावा जो हमने डिडक्शन करी थी वर्कर की इनकम टैक्स वाली, इनकम टैक्स का पेएबल वो भी क्लोज होगा, उसके पे करने हैं 15,000 और 500 रुपये।
और इसके अलावा जो हमने एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की उस बंदे की डिडक्शन करी थी, वो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू फंड का जो पेएबल होगा, जो यहाँ पर क्रिएट हुआ था, ये भी 35,000 रुपये पे हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें भी बैंक से पे होंगी, ठीक है ना। बैंक से मैं 21,000 गवर्नमेंट को भी पे करूंगा, बैंक से मैं अपने हिस्से के 35,000 रुपये प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन, सॉरी बैंक को नहीं, फंड को पे करूंगा, और मैं जो है वो गवर्नमेंट को भी पे करूंगा, टैक्स अथॉरिटीज़ को भी पे करूंगा, और जो उस बंदे के 35,000 रुपये काटे थे वो भी पे करूंगा। तो टोटल कितना बनेगा? 35, 35, 70, टोटल करो जल्दी से। 1,06,000 और 500 रुपये, 1,06,000 रुपये 500 रुपये ये कंपनी मजीद पे करेगी। ये जो 1,06,000 और 500 रुपये हैं, इसमें से 15,000 और 500 रुपये जो है वो इनकम टैक्स वालों को पे हुए हैं, ठीक है। इसमें से 35,000 रुपये कंपनी वाला हिस्सा फंड में गया है। इसमें से जो 35,000 रुपये वर्कर के डिडक्ट करे थे वो मैंने फंड में डाले हैं, और 21,000 रुपये मैंने गवर्नमेंट को दिए हैं। पेमेंट्स जब हम करेंगे तो हमें क्लोज तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि उससे बोला था पास एंटिटीज टू रिकॉर्ड दी पेरोल कॉस्ट। इसमें से बहुत सारी हमारी पेरोल कॉस्ट भी तो हैं। नहीं, पेमेंट होती है तो बैंक क्रेडिट होता है ना, वो तो पेएबल था। देखो यहाँ पर ये तो आपके पास एक करंट एसेट था जिससे एडजस्ट हो गया। ये वाला अकाउंट जो ओपन हुआ था 13,000 का डेबिट, 13,000 का क्रेडिट क्लोज हो गया। ये जो इनकम टैक्स लिखा था ये तो इनकम टैक्स पेएबल का अकाउंट होगा ना, 15,500 का पे हो रहा होता तो बैंक क्रेडिट होता। इनकम टैक्स पेएबल को क्रेडिट किया, एक लायबिलिटी खड़ी कर दी, वो लायबिलिटी यहाँ पर खत्म कर दी। फिर ये वाली भी एक 35,000 की लायबिलिटी खड़ी की थी, वो लायबिलिटी यहाँ पर खत्म कर दी। सही। चलो जी, अब मैं कुछ हैंडआउट्स आप लोगों को लेबर के भेज देता हूँ, वो आप लोग एक बार रीड कर लेना, बाकी रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर देता हूँ।